अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरी कामयाबी चैनल। आज हम एक नई पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हैं, तलहा जावेद के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। तो तलहा जावेद जो हैं वो एचआर एक्सपर्ट भी हैं, सॉफ्ट स्किल कोच के माहिर भी हैं और इसके साथ ये ट्रेनिंग सेशन भी करवाते हैं। इनसे जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि आपने कंसिडर किया मेरी प्रोफाइल को, और मैं मतलब पर्सनली तौर पर बड़ा थैंकफुल हूँ कि आपने अपना टाइम जो है वो मैनेज करते हुए मुझे इनवाइट किया अपने शो के लिए। थैंक यू सर। और मतलब समझा कि मैं अपने थॉट्स या अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के और आप लोगों के ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी मच अप्रिशिएटेबल फ्रॉम माई साइड। तो बेसिकली मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की या अपनी जर्नी की बात करूं तो सो फार सो गुड, इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक जर्नी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो द थिंग इज़ कि मैंने अपना करियर बैक इन 2019 स्टार्ट किया था और एचआर ह्यूमन रिसोर्स की डोमेन में मैं विलिंगली जो है वो आया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जब प्रोफेशनल करियर का स्टार्ट था, बिगनिंग थी, तो मेरा तब से ही इसकी एक मेरे ड्रीम थी काइंड ऑफ कि ह्यूमन रिसोर्स ही मैंने ज्वाइन करना। उसके पीछे कुछ सक्सेस स्टोरीज़ थी, फैमिली की कुछ सक्सेस स्टोरीज़ थी, कुछ अप्रिसिएशंस थी जो डिफरेंट प्रोफाइल्स की, जिनको मैं जो है वो फॉलो करता था। तो मुझे लकीली बैक इन 2019 एक कंपनी ने जो है जब चांस दिया ह्यूमन रिसोर्स का, तो माशाल्लाह मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड अपना करियर का एक ग्रोथ वहाँ से मिला, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेट सेक्टर्स की ट्रेनिंग्स, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी और उनके गैप एनालिसिस करते हुए, टीएनए असेसमेंट्स करते हुए, बेटर प्लानिंग की शेयरिंग और फिर डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट। तो जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स की वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस आई मेरे करियर में, जिनमें उनकी बाकायदा गैप एनालिसिस किए, डिफरेंट टीम्स के गैप एनालिसिस किए, उनसे इंडिविजुअली इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड, सेल्स टीम से रिलेटेड, मार्केटिंग टीम से रिलेटेड, जो चैलेंजेस होते हैं मार्केट में करंटली, जो इस वक्त किसी भी किस्म का मार्केट में जो चैलेंज है उसको किस तरह से ओवरकम करना है, या उस चैलेंजेस में अपने डिलीवरेबल्स को किस तरह से जो है वो अप टू द मार्क करना है। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह साइकोलॉजिकल बिहेवियर में स्टडी करते हुए स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ा। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि एक बिगनिंग के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का मौका मिला और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को समझने का, जानने का, जिसमें आईटी सेक्टर मेजरली, आईटी सेक्टर के साथ साथ आईटी सेक्टर में जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज़ की फैसिलिटेशन, रिक्रूटमेंट की अगर बात करना तो रिक्रूटमेंट पोजीशंस वगैरह की फैसिलिटेशन। फिर उसके अलावा अकेडेमिया का एक बहुत बड़ा वेल नोन नेम इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को एक डिटेल्ड स्टडी किया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को एक डिटेल्ड स्टडी किया। उसमें हमारे फैकल्टी मेंबर्स की फैसिलिटेशन, स्टाफ मेंबर्स की फैसिलिटेशन अकॉर्डिंग टू पीयर्स, अकॉर्डिंग टू डिलीवरेबल्स, हर डिवीज़न की बाकायदा प्रॉपर स्टडी, TNA असेसमेंट्स करते हुए उनकी रेलेवेंट ट्रेनिंग्स की फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना और उनके साथ जेल होते हुए, मतलब उनके मेंटल अप्रोच के साथ, उनके माइंडसेट्स के साथ जेल होते हुए उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना, उनके गैप एनालिसिस करना, फिर उनको लेवल करना। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि व्हाई यू चूज़ HR फील्ड? इसके अलावा भी और दूसरी फील्ड थी, या एक फैमिली की तरफ से रुझान था, या आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट था इसके अंदर कि मुझे ये फील्ड चूज़ करनी है? जैसे मैंने बताया आपको कि एक्चुअली मेरी कुछ इन्फ्लुएंसेस थी फैमिली में, कुछ इन्फ्लुएंसेस थे जिनका मैं करियर को जो है फॉलो कर रहा था। और मतलब फैमिली मेम्बर्स में जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बॉन्डिंग थी और उनकी ज़ाहिर है कि डेली बेसिस की ऑफिस की रूटीन्स वगैरह सुनना और फिर उस एनवायरनमेंट को पोर्ट्रे करना और फिर उस एनवायरनमेंट में अपनी पर्सनैलिटी को फिट करते हुए देखना। एक अजम्पशन होती है माइंड में इंसान की कि मैं इधर इस डोमेन में या मैं किस डोमेन में कहाँ प्रॉपर्ली फिट हो सकता हूँ। तो ह्यूमन रिसोर्स अच्छा, एक्चुअली मेरी खुद अपनी पर्सनैलिटी से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो जेल करती हुई फील्ड थी, बिकॉज मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी से रिलेट करता हूँ, जिसमें
कम्युनिकेशन, एक फ्रेंडलीनेस एक मेरी अपनी पर्सनालिटी का बड़ा मेजर चंक है, हिस्सा है कि मैं जो है वो टॉकेटिव हूँ काफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों के साथ गुफ्तगू करना, लोगों के साथ एक डिटेल्ड क्या कहना चाहिए आपको, डिस्कशंस करना लोगों से, ये चीज़ें मेरी पर्सनालिटी ट्रेट्स में थी बचपन से। तो ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो वो कुछ इसी तरह की चीज़ों पर डिपेंड करता है। और जब हम उसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की तरफ अगर देखते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स एक तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, डिलीवरेबल्स हो रहे होते हैं, उनको एक तरह से कैटर करना और उन सारी चीज़ों को एक तरह से आप ये कह लें कि प्रॉपर फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना, उन सब चीज़ों को अप टू द मार्क मैनेज करना, ये सब ह्यूमन रिसोर्स के ही डिलीवरेबल्स का अम्ब्रेला का पार्ट होता है। तो मैंने जब इन सब चीज़ों को अज्यूम किया और अपनी पर्सनालिटी को उसमें फिट किया तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी चंक फील हुआ कि मैं जो है ना अगर ह्यूमन रिसोर्स में जाऊँ तो मैं इंडस्ट्री में ना सिर्फ अपने करियर को बूस्ट कर सकता हूँ बल्कि मेरी जो लर्निंग है या जो मेरा जैसे मैंने बताया पर्सनालिटी ट्रेट्स है, जेलिंग का और नॉलेज एक्सचेंजिंग का जो एक मुझे शौक़ है, तो जो मैं लर्न कर रहा हूँ वही मेरी अपनी शुरू से सोच थी कि मैं लोगों के साथ डिलीवरेबल उसको करूँ, उसको लोगों के साथ शेयर करूँ। और जाहिर है कि ये एक तरह से सुन्नत भी है काफ़ी। आप ये कहें कि अगर हम अपना जो इल्म की बात करते हैं तो जो तुम्हारे पास इल्म है उसको फैलाओ, उस इल्म को जितना बांटा जाए दूसरे लोग जितना उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, बिल्कुल। तो ये एक तरह से सुन्नत भी है और ये वाकई में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैं समझता हूँ कि एक एलिमेंट है शेयरिंग का, नॉलेज शेयरिंग का, अंडरस्टैंडिंग का। अच्छा सर, मिसाल के तौर पर अगर कोई नई प्रोडक्ट, एक नई ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप हो रही है और वो बन रही है, तो उसको किन किन चीज़ों की बेसिक नीड होनी चाहिए उसको अपनी एक टारगेट रीच आउट होने के लिए, तो कौन सी ज़रूरी चीज़ें होती हैं? मतलब देखिए मेरे ख्याल से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप होना या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बनना ही सबसे पहले उसकी नीड पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन बनती ही तब है जब उसकी नीड रेज होती है या उसकी कोई रिक्वायरमेंट रेज होती है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज हैं, अगर उसकी मार्केट में डिमांड नज़र आ रही है तो वो कंपनी लॉन्च होगी या तो वो कंपनी बनेगी। अनटिल एंड अनलेस एक चीज़ की डिमांड ही अगर नहीं है तो एक आइडिया तो हो सकता है मगर उसको आप प्रैक्टिकल जब ही लेकर के आते हैं जब आपको उसका कोई पाथवे नज़र आ रहा होता है या आपको उसका कोई डिलीवरेबल बनता हुआ नज़र आ रहा होता है कि आपकी सर्विसेज क्या होंगी, आपकी ऑडियंस कौन होगी और आप अपनी सर्विसेज को किस तरह से डिलीवर करेंगे, आप अपनी सर्विसेज के डिलीवरेबल के अगेंस्ट क्या चार्ज करेंगे। तो ये प्रॉपर प्लानिंग होती है और ये प्लानिंग जब हो जाती है इंसान की तो उसके बाद ही वो एक प्रैक्टिकल स्टेप आउट लेता है। नहीं, बास्ट टाइम ऐसा होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन तो अच्छा प्रॉपर वर्क कर रही होती है, फिर अचानक से एक ब्रेक डाउन आ जाता है और फिर सब कोलैप्स हो जाता है। तो ये चीज़ें क्यों होती है ज़्यादातर इस तरह? अच्छा देखें, ये इसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं मगर नॉर्मली इसके डिफरेंट फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये भी है कि जो एरा है या जो मार्केट है वो बहुत तेज़ी से बूम कर रही है, वो बहुत तेज़ी से बूम कर रही है या आपके कहेंगे बूस्ट कर रही है और डेली बेसिस पर मार्केट में टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांसमेंट्स हो। अच्छा, वो एडवांसमेंट्स जो है वो नेशनली और इंटरनेशनली दोनों रकबे पे डिफरेंट स्पीड के साथ हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन जब तक अपने विजन पे चल रही होती है तब तक उसका मिशन जो है ना डिलीवर हो रहा होता है। बट अगर एरा ऐसा आ जाए कि वो उसका विजन ही चेंज कर दे और तब ऑर्गेनाइजेशन अपना विजन डेवलप ना करे, मतलब कि एक रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट प्रैक्टिस से ही ख़त्म हो गई और वो रिक्वायरमेंट इन्हांस कर गई किसी और स्टेप पे, किसी दूसरी टेक्नोलॉजी के इन्फ्लुएंस के जरिए, तो आपका डिलीवरेबल की तो फिर कोई वर्थ नहीं रही। फॉर एग्जांपल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि अगर हम एंड्रॉयड की बात करें, जब एंड्रॉयड मार्केट में लॉन्च हुआ तो उससे पहले काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड्स के काफ़ी एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स होते थे
जिसमें बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड और बहुत ही एक्सेप्टेबल ब्रांड्स होते थे जो कि एग्जीक्यूटिव क्लास माने जाते थे। मगर विंडोज फोन थे, विंडोज फ़ोन थे, हाँ, डिफरेंट किस्म different के ब्रांडेड फोन थे। लेकिन जैसे ही एंड्रॉयड लॉन्च हुआ, एंड्रॉयड लॉन्च होने के बाद क्योंकि वो मार्केट की रिक्वायरमेंट बन गया और जिस टेक्नोलॉजी ने या जिस कंपनी ने उस वक्त उस नीड का एनालिसिस कर लिया, मतलब ये कहना चाहिए कि इमीडिएट अप्रोच के साथ उन्होंने उसको एनालाइज करा कि जो रिक्वायरमेंट अब मार्केट में आ रही है या जो अब कस्टमर सेंट्रिक रिक्वायरमेंट होगी हमने उसको डेवलप करना होगा, तो वो तो कामयाब हो गई कंपनीज। मगर वो कंपनीज जो कि बहुत इन्फ्लुएंस थी और बहुत एक्सेप्टेबल थी मार्केट में, और उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस की ही वजह से शायद ये एक ईगो माइंडसेट रखा कि हमारा एक नाम है या हमारा एक ब्रांड है, तो हम अपने ब्रांड के साथ और अपनी टेक्नोलॉजी के साथ ही रहेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली वो फिर सस्टेन नहीं कर सकते। जैसे नोकिया एक बहुत ब्रांड, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो वजह यही होती है कि जब मार्केट और एरा की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, आपको उसकी रोप को थाम के रखना पड़ता है, आपने उसकी रस्सी को कहते हैं ना पकड़ के रखना होता है, क्योंकि जब तक नीड है तब तक रिक्वायरमेंट और डिलीवरेबल है। वो हम तो एक वो बड़ा मशहूर मुहावरा भी है ना कि ज़रूरत इजाद की माँ। तो ये बेसिकली ये सब चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं, बात सारी अप्रोच की और थिंकिंग की होती है कि आप जो है एनालिसिस कितना स्ट्रॉन्ग करते हैं। अच्छा, हमारे देख रहे हैं जिस तरह के नौजवान जो हैं उनको अपनी स्किल किस तरह डेवलप करनी चाहिए, मतलब अपनी फील्ड के हवाले से कौन सी स्किल बेटर है ज़्यादा, यानी कि पर्सनैलिटी के हवाले से ग्रूम हो, उनका करेक्टर वाइज भी सॉफ्ट स्किल इम्पॉर्टेंट होती हैं, मतलब कौन सी ऐसी स्किल हैं जो इन्हांस होनी चाहिए जिससे आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो हैं वो बेहतर हो सके। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया है। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंसान को एक तो कभी भी अपने करियर से रिलेटेड ना किसी चीज़ के ऊपर इक्तफा करना पड़ता है, उसको खुद अपने आप को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि व्हाट आर हिज और हर कैपेबिलिटीज़ और व्हाट ही और शी कैन डू बेटरली। मतलब काम हमेशा जो मतलब इन्फ्लुएंसर्स हैं या जितने भी ये कह लें कि मार्केट में कामयाब प्रोफाइल्स हैं, उन सब का कहना ये होता है कि काम इस तरह से करो कि तुम्हें काम ना। और जब वाकई में बंदा अपना काम ऐसा चूज़ कर ले कि उसको वो काम ना लगे, बल्कि वो उसके लिए एंजॉयमेंट हो, एक तरह से उसके लिए प्लेजर हो, तो वो आपको सोचे ना कि उसमें उसका डिलीवरेबल या उसमें उसकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या होगा। तो ये मेरे ख्याल में मैं सबसे पहले यंग जनरेशन के लिए एक मैसेज ये देना चाहूँगा, या एक यंग जनरेशन के लिए एक सजेशन ये कि आप हमेशा अपने अंदर का जो करैक्टर है या जो आपके अपने अंदर की इन्फ्लुएंस है, जिसको आप स्पार्क कह लें, वो आप पहले समझो, पहचानो। हर पर्सनैलिटी दूसरी पर्सनैलिटी से डिफरेंट होती है और हर इंडिविजुअल का अपना एक ज़ाती नज़रिया, ज़ाती एक डिलीवरेबल या ज़ाती चंक होता है जिसको वो बेटरली अंडरस्टैंड कर सकता है, या जिस चीज़ में वो बेटर एक स्पार्क की तरह इन्फ्लुएंस करता है। तो वो चीज़ समझना जो है ना, वो 75% गेम होता है। अगर आपने अपनी प्रिकॉशन एज में या एक तरह से इनिशियल स्टेजेस में उस स्पार्क को अगर पहचान लिया, या आपने अपनी उस अपनी उस एनर्जी को अनबॉक्स कर लिया कि मैं क्या कर सकता हूँ या मेरा डिलीवरेबल क्या हो सकता है या मैं किस तरफ से बूस्ट कर सकता हूँ, तो आपका 75% तो करियर वैसे ही इन्हांस कर जाता है। फिर बात आती है आपकी अपने एफर्ट्स की। शौक़ हर इंसान को होता है किसी ना किसी चीज़ का, मगर अपने शौक़ को लाए अमल में लेके आना और फिर उस शौक़ को प्रैक्टिकल करना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग जो है वो अपने शौक़ को एक इंटेंशन या एक माइंडसेट के तौर पर रखते हैं, एक थिंकिंग होती है उनकी, उनके सबकॉन्शियस में कॉन्शियस में चल रहा होता है, मगर वो या तो उससे डरते हैं, अपने शौक़ से ही बहुत से लोग डरते हैं कि यार ये मैं कैसे करूँगा या मैं नहीं कर सकता। हमारी सोसाइटी में भी ऐसे लोग हैं जो डीमोटिवेट करते हैं। बिल्कुल। फिर पास टाइम हमारा माशरा और डेवलप तो हो गया, लेकिन अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो आपको कहते हैं भाई कि आप ये फील्ड नहीं लें या दूसरी तरफ करियर की तरफ जाएं,
या ये आपका शौक सही नहीं है, इसमें ये नहीं है। तो इस हवाले से बहुत से मिथ्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक अगेन वही बात आती है, हाँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ पेरेंट्स की कुछ ड्रीम्स भी होते हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं है। कुछ लोग अपने बच्चों के लिए कुछ प्लानिंग्स करते हैं, कुछ जो है पोर्ट्रे करके रखते हैं माइंड में कि एक्सवाइज़ेड, जैसे आपने बताया कि मैं अपने बेटे के लिए ये प्रोफेशन देखना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए ये प्रोफेशन समझता हूँ कि वो करना चाहिए उसको। लेकिन अगेन आपको उसका अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि जो आपकी थिंकिंग है, क्या आपके बच्चों की या आपके जो इंडिविजुअल हैं बेटे बेटी, उनकी ये थिंकिंग आपकी थिंकिंग से मैच कर रही है। बीइंग अ पेरेंट वो चीज़ मैच हो रही है नहीं हो रही। अगर तो मैच कर रही है तो वेल एंड गुड है, एक्सेलेंट है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर वो मैच कर रही है तो बिल्कुल करना चाहिए और उसमें 100% सपोर्ट भी करना चाहिए अगेन। और अगर मैच नहीं कर रही तब भी पेरेंट्स को 100% सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने अपने अभी एक पिछले सेंटेंस में बताया कि हर पर्सनैलिटी या हर माइंडसेट दूसरे से डिफरेंट होता है और उसके पीछे हर बंदे की कोई ना कोई स्टोरी होती है, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ पोर्ट्रेज होते हैं या कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, इंसान तो किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो सकता है। इंसान का सारा जो माइंड सेट होता है या गेम होता है वो इन्फ्लुएंस का के पीछे एक्टिव होता है हमेशा। तो ये आई थिंक एक अप्रोप्रिएट इसका आंसर है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये कि बीइंग अ एचआर आपको कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो फेस करना पड़ते हैं, और जाहिर सी बात है आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, फिर आपकी कॉर्पोरेट लाइफ भी है, तो उसको किस तरह टाइम मैनेज करते हैं आप, किस तरह लेके चलते हैं? देखिए एक्चुअली आजकल तो हर इंडिविजुअल ही या कंपनीज में डिफरेंट किस्म के वर्कलोड्स होते हैं, हर किसी के साथ ही कोई ना कोई डिलीवरेबल्स ऐसे चल रहे होते हैं जिसमें उसको आई एम श्योर अपने टाइम को जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के मैनेज करना पड़ता है। बट मैं अगर अपनी पर्सनली बात कर लूँ तो एज सच हार्डली कोई इस तरह की जो है वो टाइमलाइंस आती हैं जिसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स मैनेजमेंट करनी पड़ती है डिलीवरेबल्स में। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात कर लें तो आपके ट्रेनिंग सेशंस जब ज़्यादा होते हैं, जब आपका ट्रेनिंग कैलेंडर अगर इस तरह से वर्क कर रहा है कि बैक टू बैक आपकी ट्रेनिंग्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो लेट सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। फिर लेट सेटिंग्स के साथ साथ जाहिर है कि अपने जो डिफरेंट प्लान्स होते हैं, जो पर्सनल लाइफ प्लान्स होते हैं, फिर आपको उनको जो है वो आगे पीछे करना पड़ता है जाहिर है, क्योंकि आपका जो डिलीवरेबल है या आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो हमेशा आपकी प्रायोरिटी होती है। अच्छा, आपके जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, उसके बारे में बताइए जरा। अच्छा, ट्रेनिंग का अगर आपने क्वेश्चन किया है तो सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा क्लैरिटी देना चाहूँगा कि बहुत से लोगों का ट्रेनिंग से रिलेटेड डिफरेंट अप्रोच होती है या डिफरेंट थिंकिंग्स होती है। ट्रेनिंग जो है वो एक काइंड ऑफ जो है वो है किसी को कुछ सिखाना, बिल्कुल ऐसा ही है। मगर ट्रेनिंग की अम्ब्रेला में 3 डिफरेंट चीज़ें आती हैं। ट्रेनिंग इटसेल्फ एक ट्रेनिंग होती है, एक फील्ड होती है ट्रेनिंग की लर्निंग, और उसी में एक फील्ड होती है जो कि डिवीज़न होता है ट्रेनिंग का, वो होती है कोचिंग। तो ये 3 डिफरेंट फील्ड्स होती हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। ट्रेनिंग इज़ समथिंग कि आपको कुछ आता है, कुछ पता है, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, तो आप ट्रेनिंग लेते हैं। फिर आप मतलब किसी एक ऐसे इन्फ्लुएंसर के साथ वो ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करते हैं या करवाते हैं जो आपकी उस स्किल को पॉलिश करता है, या ये कह लें कि आपका एक एलिमेंट था वो किसी वजह से जो है वीक हो गया था या वो एक तरह से अंदर सो गया था, तो उसको वापस जगाना या उसको एक वापस एनर्जी देना इज समथिंग के ट्रेनिंग, कि आप उसके लिए ट्रेन हो गए वापस। लर्निंग इज समथिंग कि एक ऑल ऑफ द वे आउट ऑफ द वे एक नई चीज़ आपको कोई पता चली, उसको समझते हुए सीखना इज समथिंग लर्निंग। कि कोई नई, जैसे मैंने पहले बात करी कि एडवांसमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नई इनोवेशंस हैं, इन्वेंशंस हैं, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसके ऊपर सेशन डिलीवर करवाना, मतलब किसी ऐसी प्रोफाइल से जो उसकी एक्सपर्टीज़ रखती हो उससे वो सेशन लेते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना इज़ इन द अम्ब्रेला ऑफ लर्निंग। और इसी तरह से आ जाता है कोचिंग। कोचिंग जो होती है ना वो नॉर्मली सेशन वाइज नहीं होती या वो ऑडियंस वाइज नहीं होती, वो नॉर्मली 1-on-1 सेशंस होते हैं।
उसका सारा गेम होता है आपके माइंड से रिलेटेड, आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, कि आप जब अपने कोई ये कह लें कि इन बॉक्स किसी एलिमेंट को जानना चाह रहे हो या किसी अपने अंदर की किसी सलाहियत को पहचानने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहते हैं, तो फिर आप कोचिंग या मेंटोरशिप सेशंस लेते हैं किसी एक्सपीरियंस प्रोफाइल से या किसी ऐसी प्रोफाइल से जो कि एक काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस रखता हो। वो कॉर्पोरेट साइकोलॉजी भी हो सकती है, वो ह्यूमन बिहेवियर भी हो सकता है, वो पर्सनल हेल्थ वेलबींग भी हो सकती है, वो खुद भी हो सकता है। तो कोचिंग, लर्निंग और ट्रेनिंग, ये तीन बेसिकली डिफरेंट सीखने की डिविजन्स होती हैं। तो अब आपके सवाल पे आते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के सेशंस जो है ना, जैसे मैंने बताया, जो अगर हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो उसमें सॉफ्ट स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग्स होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, कस्टमर सेंट्रिक रिलेशनशिप बिल्डिंग सेशंस हो गए, ट्रेनिंग्स हो गई, और मार्केट एनालिसिस से रिलेटेड हो गई आपकी, और फिर जितने भी फंक्शंस आपके ऑफिस में, हर एक डिलीवरेबल की, उनकी डिलीवरेबल एनहांसमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग्स हो गई, सप्लाई चेन है, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, और इसके अलावा मार्केटिंग, सेल्स, तो वो वॉट एवर जो भी डिपार्टमेंट की उसमें नीड है, उस नीड को इन्हांस करने के लिए ट्रेनिंग सेशंस कंपनी में। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि आपके लिए बेहतरीन एचआर एक्सपर्ट बनने के लिए कौन सी ऐसी 3 स्किल हैं जो लाजमी होनी चाहिए एक बेहतरीन एचआर एक्सपर्ट बनने के लिए? देखिए, आई थिंक इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक्सट्रोवर्ट होना बहुत ज़रूरी है, आपको इलास्टिफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन इज़ समथिंग, समवन के वो कोई चीज़ नहीं। आप किसी नॉन लिविंग डिलीवरेबल से डील नहीं कर रहे कि आपको एक टास्क दे दिया गया और आपको एक टाइम दे दिया गया कि भाई आपने ये इस डेडलाइन पे मीटअप करना। ह्यूमन रिसोर्सेज एक प्रॉपर साइकोलॉजी है कंपनी की, ह्यूमन बिहेवियर की। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स कोई बंदा चूज़ करना चाहता है तो आई थिंक उसको सबसे पहले तो जो है बड़ा डिटेल्ड और इलास्टिफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर तरह के माइंड सेट के लोग मिलते हैं। कुछ लोग आपके अकॉर्डिंग टू पेशेंस, अकॉर्डिंग टू योर माइंड सेट, मेंटालिटी लेवल मीटअप कर रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं मीट कर पाते, उनका जो माइंड सेट होता है या उनका मेंटालिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। मगर आपको बीइंग अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, बीइंग अ प्रोफेशनल, आपको हर तरह के माइंड सेट को डील करना होता है। और जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट तो एक ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर बात कस्टमर की आ जाए तो कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कस्टमर आपके सामने अगर कोई बात कर रहा है जो कि आपके बिहेवियरली सूटेबल नहीं भी है तो आपको उसको भी बर्दाश्त करना है, और उसको शॉर्ट टेम्पर होते हैं, हाँ, अप्रोप्रिएटली आपने उसको डील भी करना होता है। तो मेरा सजेशन आई थिंक यही है कि आप अगर ये समझते हैं कि आपका टेम्परमेंट और आपकी अपनी स्किल सेट्स इस तरह से हैं कि आप जो है वो हर तरह के माइंड सेट को डील कर सकते हैं, और आई थिंक करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए हर सवाल ये कि अपने हम टेम्पर को बास टाइम कैसे मेंटेन करें। बास टाइम ऐसे होते हैं, हम भी इंसान हैं और बास टाइम इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो उस पे किस तरह काबू पाना है? देखिए, इरिटेशन एक ह्यूमन बिहेवियर का हिस्सा है और एक नेचुरल पार्ट है वो भी। अगर जब हम साइकोलॉजी की या कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या ऑर्गेनाइजेशन की कुछ वो होते हैं, एटिकेट्स होते हैं। एटिकेट्स के अलावा कुछ जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जाहिर सी बात है। तो एक डेकोरम को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि काम लिसन और डिटेल लिसन, अगले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आप पहले अगले का पॉइंट ऑफ व्यू समझें, जल्दी ना करें रिएक्ट करने या अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने में जल्दी ना करें। बीइंग एन ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल, आपको अपने जो आपकी ऑडियंस है उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। उसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनें और उसको समझने के बाद एनालाइज करें कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि वो एंग्रीली हो सकता है कि वो बहुत पोलाइट हो सकता है वो बहुत स्वीट हो।
वॉट एवर वो जिस भी बिहेवियर में आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। अच्छा, सिर्फ एंग्रीनेस ही नहीं, आपको बाज़ औक़ात बहुत पोलाइट भी नहीं होना, आपको बहुत स्वीट भी नहीं होना। जाहिर है कि ऑफिस डेकोरम को देखते हुए अगर हम चल रहे हैं तो आपको ऑफिस डेकोरम को मेंटेन रखना, क्योंकि आपको बीइंग एन ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल आपको पता होता है कि कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की क्या चीज़ें हैं जो कि आप फैसिलिटेट कर सकते हैं एम्प्लॉई को, या कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट तक महदूद है। तो ये सब इन चीज़ों के डिफरेंस को समझते हुए आपने अपनी जो ऑडियंस है उसको एक पॉजिटिव मैनर के साथ, एक पॉजिटिव वे में उसकी क्वेरीज को डील करना होता है। और अगर आप ये साइकोलॉजी समझते हैं और इस तरह से आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं तो आई थिंक। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कि सबसे चैलेंजिंग टाइम पीरियड कौन सा था आपका जो आपको अपने करियर में फेस करना पड़ा? मेरे करियर में आई थिंक मेरे करियर में जो सबसे चैलेंजिंग पीरियड आया था वो शायद से मेरे ही लिए नहीं बल्कि तकरीबन नॉर्मली सारे ही इंडिविजुअल्स के लिए था। कि आपको याद होगा जब कोविड रहा, तो कोविड में नॉर्मली लोग एक पैराडाइम शिफ्ट की तरफ चले गए थे जो कि वर्क फ्रॉम होम था या रिमोट वर्किंग था। उससे पहले हमने कभी भी इस तरह की प्रैक्टिस को अपने करियर में देखा ही नहीं था कि कोई इस तरह से भी काम हो सकता है, या तो काम ऑफिस में होता था या छुट्टी होती थी। मेरे ख्याल में उससे पहले इस तरह का कोई वे ऑफ वर्किंग नहीं था या इस तरह का एनवायरनमेंट। या मेरे ख्याल से तो मैं पाकिस्तान से बाहर ये चीज़ें आम थी ज़्यादातर। रिमोट वर्किंग तो शुरू से है, पहले थी, मगर उसका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं था, या लोग बहुत से लोग रिमोट वर्किंग की टर्मिनोलॉजी को समझते नहीं थे। तो जब हम अचानक रिमोट वर्किंग पे चले गए तो बहुत चैलेंजेस आए और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के चैलेंजेस आए कि अब आपको अपनी डिलीवरेबल्स भी टाइम पे देने हैं, कनेक्टिविटी के इश्यूज को भी देखना है, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हैं उन्हें भी आपने देखना है, फेलियर जो पावर फेलियर वगैरह हो जाता है, या फिर और भी डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं। घर में फैमिली है, फैमिली के साथ जाहिर है कि डेकोरम मेंटेन करना ऑफिशियल, और जाहिर है कि घर में उस एनवायरनमेंट को सस्टेन करके रखना है ऑफिस वाले एनवायरनमेंट को। तो वो एक काफ़ी चैलेंजिंग टाइम रहा। उस चैलेंजिंग टाइम में बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जैसे मैंने बताया कि रिमोट वर्किंग का एक अच्छा इन्फ्लुएंस आया। इसके अलावा मीटिंग्स और जो है वो मोबाइल मीटिंग्स होने लगी, मतलब वो टोटली जो है वो पैराडाइम शिफ्ट पे चली गई थी मीटिंग्स के। आप रिमोट मीटिंग्स कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं, और ऑनलाइन मीटिंग्स का तो एक जो कल्चर जब से स्टार्ट हुआ वो मेरे ख्याल में इन्फ्लुएंस और बूस्ट ही करता जा रहा है। एक ऑनलाइन मीटिंग्स ही ज़्यादातर कंपनीज प्रेफर करती हैं। पहले मुझे अच्छी तरह याद है कॉर्पोरेट में मीटिंग्स करने के लिए लोग आउट ऑफ द सिटी बड़ी बड़ी ट्रैवलिंग्स करके जाते थे। बड़े किस्म की डिफरेंट किस्म का एक से 1.5 घंटे की मीटिंग सेशन के लिए बड़ा एहतमाम होता था, बहुत कॉस्टिंग होती थी उसके पीछे। अब आई थिंक जब से हम ऑनलाइन मीटिंग्स की तरफ गए तो उस कॉस्टिंग को हम एक तरह से सेव कर रहे हैं, और हम आई थिंक जैसे मैंने पहले भी शुरू में बात करी कि ये कुछ वे आउट्स हैं जो हम अपने कॉर्पोरेट लेवल पे अगर सर्च करें और निकालें तो हम बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्टिवनेस लेके आ सकते हैं। सही। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में फिर एक नई स्टोरी के साथ, एक नई सक्सेस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।